हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में ना हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। और इसके पहले हम 5 केमिस्ट्री का वीडियो डाल दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को 100% की गारंटी दे रहे हैं सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो देखिए, अभी इस वीडियो में हम 43 नंबर से आगे क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा ना, पराशर किसे कहते हैं? पराशर किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं उसे पराशर कहा जाता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं उसे पराशर कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए ना वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं उसे पराशर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है रॉल का नियम से क्या समझते हैं? रॉल का नियम से क्या समझते हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को रॉल का नियम कहा जाता है। यह भी आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ना, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उल्टा पराशर से क्या समझते हैं? उल्टा पराशर से क्या समझते हैं? विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो पराशर की क्रिया उल्टी हो जाती है, जिसे उल्टा पराशर कहते हैं। देखिए, विलयन पर न पराशर दाब से जब अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो जो पराशर की क्रिया होती है ना वह उल्टी हो जाती है, इसीलिए इसको उल्टा पराशर कहा जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में ना बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, पराशर का केवल परिभाषा याद रखते हैं, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, उल्टा पराशर का परिभाषा याद रखिएगा। अभी आप लोग कराए उल्टा पराशर से क्या समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो पराशर की क्रिया उल्टी हो जाती है, जिसे उल्टा पराशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं? वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं? वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में न विद्युत के सुचालक होते हैं उसी को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे में देखिएगा NaCl हो गया, HCl हो गया, ETC हो गया। अगला क्वेश्चन है ना, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं वैद्युत अनअपघट्य क्या है? वैद्युत अनअपघट्य क्या है? वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं ना उसी को वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। जैसे में देखिएगा चीनी हो गया, यूरिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन है ना, समन्वय संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए, किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सौर सेल से क्या समझते हैं? सौर सेल से क्या समझते हैं? तो देखिए, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल क्या है? तो एक ऐसा युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसी को सौर सेल कहा जाता है। सौर सेल क्या है? तो एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसी को सौर सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
फेरो चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं? फेरो चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं? ये भी अनुचुंबकीय होते हैं, इनमें अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है। फेरो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो अनुचुंबकीय होते हैं और इसमें अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी इसका जो चुंबक होता है ना वह गायब नहीं होता है। देखिए फेरो चुंबकीय होते हैं ना, ये अनुचुंबकीय होते हैं और इसमें अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इसका जो चुंबक होता है वह गायब नहीं होता है। जैसे में आप लोग देखिएगा Fe हो गया, CrO2 हो गया, ETC हो गया। अगला क्वेश्चन है ना 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटी फेरो चुंबकीय क्या है? एंटी फेरो चुंबकीय क्या है? एंटी फेरो चुंबकीय क्या है? जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग शून्य हो जाए तब एंटी फेरो चुंबक उत्पन्न होता है। देखिए जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग शून्य हो जाए तब एंटी फेरो चुंबक उत्पन्न होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग शून्य हो जाए तब एंटी फेरो चुंबक उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 52 नंबर क्वेश्चन है जलीय विलयन और अजलीय विलयन को परिभाषित करें। जलीय विलयन और अजलीय विलयन को परिभाषित करें। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में होता है जलीय विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें न जल विलायक के रूप में होता है उसे जलीय विलयन कहा जाता है। और अजलीय विलयन का परिभाषा इसका अपोजिट हो जाएगा। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं रहता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं रहता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। तो अभी तक आप लोग का ना टोटल 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और पहले का जितना वीडियो हम केमिस्ट्री का डाले हैं ना उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को गारंटी दे रहे हैं ना, आपके परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और PDF से आप लोग इसको पढ़ाई कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए।